गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटे आज जो है वो 11th लेक्चर है हमारी मास्टर कैडर मैथमेटिक्स के सीरीज का। हम मास्टर कैडर मैथमेटिक्स बेटे कर रहे हैं, उसका 11th लेक्चर है। और टॉपिक हमारा चल रहा है 3D ज्योमेट्री या ज्योमेट पॉइंट्स इन स्पेस कह लो या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन स्पेस कह लो। तो उसका लेक्चर सेकंड है, सीरीज का लेक्चर नंबर 11 है। और टॉपिक का जो लेक्चर है वो आज सेकंड लेक्चर है। तो दिस इज द सेकंड लेक्चर रिगार्डिंग ज्योमेट्री। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने जहां तक बेटे डिस्कस किया हुआ है, ये लास्ट क्वेश्चन हमने दिस वन डिस्कस किया था। आज आगे है। अब ये क्वेश्चन है, कहता है ए बी सी आर कोलिनियर देन द रेशियो इन विच द बी डिवाइड्स ए सी। अब देखो रेशियो निकालनी है, तो आप ए और सी इधर लिख लोगे। ए हमारे पास कितना है 5 3 2। सी हमारे पास कितना है 1 1 -2। और बी हमारे पास कितना है -1 0 एंड -4। तो बी की बात की है तो बी बीच में रख लिया। अब आपने रेशो जो है ना वो मान लेनी है के रेशो मान। तो आपको पता है सेक्शन फॉर्मूला, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। तो पहला पॉइंट बनेगा k+5 डिवाइडेड बाय k+1। तो k इससे मल्टीप्लाई हुआ, 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ। और ये जो पहला पॉइंट है वो पहले के इक्वल कर दो, -1 के इक्वल। तो सारे निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो हमें तो रेशियो निकालनी है, तो हमारी रेशियो इसी से निकल आएगी। तो 2k बन जाएगा हमारे पास -6। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। तो रेशियो हमारी क्या है k/1। तो -3/1 या 3/-1। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। आगे बेटे क्वेश्चन कहता है इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर देन लैम्डा इज। अब देखो बेटे, अब लैम्डा निकालना है। तो देखो बेटे, जरूरी नहीं है कि आज ये 3D ज्योमेट्री का कंसेप्ट चल रहा है तो हम इसमें 3D ज्योमेट्री ही लगाएं। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हमने ये पढ़ा था कि ए बी वेक्टर जो है इट इज समथिंग मल्टीपल ऑफ ए सी वेक्टर होता है। ये कंसेप्ट लगा सकते हैं। एक इसमें हमने ये पढ़ा कि अगर ए बी वेक्टर के ए सी होता है तो ए बी पैरेलल टू ए सी हो जाता है। एक इसमें हमने ये पढ़ा, इसी यूनिट में अब 3D ज्योमेट्री में हमने पढ़ा कि अगर पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए सी। या हमने ये पढ़ा कि अगर दो डायरेक्शन रेशियोज है, मान लो ए बी के A1 B1 C1 है और ए सी के A2 B2 C2 है, तो उनकी रेशियो जो है वो सेम आएगी। तो अब इसमें आप वेक्टर वाला कंसेप्ट भी यूज कर सकते हो, डायरेक्शन रेशियोज इक्वल वाला कंसेप्ट भी यूज कर सकते हो, और उनकी रेशियो वाला कंसेप्ट भी यूज कर सकते हो। इसमें ये वाला कंसेप्ट लगाना ज्यादा बेटर रहेगा। तो अगर मैं ए बी के डायरेक्शन रेशियोज निकालूंगा तो वो बनेंगे 2 - 1 6 - 2 2+1। कितना बनेगा 1 4 एंड 3। और जो एसी के डायरेक्शन रेशियोज बनेंगे वो कितने बनेंगे, तो लैम्डा -1 -2 -4 +1। तो हमारे पास क्या बनेगा लैम्डा -1/1 -4/4 -3/3। पहले मैंने एसी के रख दिए बेटे, ऊपर एसी के रख दिए, नीचे ए बी के रख दिए। अब देखो ये कट के 1 आ रहा है, ये कट के 1 आ रहा है, तो ये आपस में बराबर है, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो लैम्डा -1 विल बी इक्वल टू -1, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर 0। तो डी विल बी द 0 1। तो क्वेश्चन को करने के मतलब एक ही क्वेश्चन को अब करने के बजाय हमने इसीलिए पहले चैप्टर वेक्टर्स किया है कि कुछ क्वेश्चन जो है वो अगर हम उसको वेक्टर के हिसाब से करेंगे वो इजी रहेंगे। अगर हम उस अगर हम उसको 3D ज्योमेट्री के हिसाब से करेंगे तो वो ज्यादा इजी रहेगा। तो अटेम्प्ट ए पर्टिकुलर क्वेश्चन देयर आर नंबर ऑफ वे। आगे बेटे आज टॉपिक शुरू होगा स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। तो जो स्ट्रेट लाइन इन स्पेस है बेटे वो इस तरह से होगी। जो पहला कंसेप्ट है उसको बोलते हैं हम 1.4। क्या बोलते हैं हम 1.4। आपको एक पॉइंट दे रखा होगा, उसका नाम है ए वेक्टर। एक आपको डायरेक्शन दे रखी होगी। ए वेक्टर जो है वो पॉइंट का काम करेगा और डायरेक्शन जो है वो बी वेक्टर होगी।
फिर आपने इक्वेशन जो लिखनी है वो उसका फॉर्मूला है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। इसको बोलते हैं हम 1.4। आपको एक पॉइंट दे रखा होगा, एक डायरेक्शन दे रखी होगी, तो यू विल यूज आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। अगर आपको दो पॉइंट्स दे रखे होंगे, दोनों ही पॉइंट्स हैं, ए वेक्टर भी पॉइंट है और बी भी पॉइंट है, तो फिर आपने फॉर्मूला यूज करना है ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी माइनस ए। इसमें बी डायरेक्शन है, इसमें बी पॉइंट है, तो इसको बोलते हैं 2.4। आगे आएगा बेटे कार्टेशियन फॉर्म। इसमें आपको एक पॉइंट और एक डायरेक्शन रेशियोज दे रखे होंगे। अगर आपको एक पॉइंट और एक डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं, तो फिर आपने ये फॉर्मूला यूज करना है एक्स माइनस एक्स वन ओवर ए, वाई माइनस वाई वन ओवर बी, जेड माइनस जेड वन ओवर सी। इसको बोलते हैं 1.4। और अगर आपको दोनों पॉइंट्स दे रखे हैं, फिर आपने 2.4 यूज करनी है। उसका फॉर्मूला है एक्स माइनस एक्स वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन ओवर वाई टू माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन ओवर जेड टू माइनस जेड वन। आगे बेटे अभी क्वेश्चन जब करेंगे तो आगे फिर आपको बीच में कहीं एंगल बिटवीन द लाइंस आएगा। तो अभी मैंने बताया दो लाइंस की जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह से होगी। तो ये जो है ये डायरेक्शंस होती है। तो B1 एंड B2 आर द डायरेक्शंस। तो आपने cos थीटा का जो फॉर्मूला लगाना है वो क्या लगा देना है, आपने सिर्फ डायरेक्शंस उठानी है। A1 और A2 का कोई रोल नहीं एंगल निकालने में। तो उसका फॉर्मूला है B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। तो ये वही होगा जो हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा। और अगर आपको डायरेक्शन रेशियोज दे रखी होंगी, तो फिर आप क्या करोगे, A1 B2 B1 B2 C1 C2 अपॉन उनकी मैग्नीट्यूड्स। तो उनकी मैग्नीट्यूड्स। अगर आपको डायरेक्शन को साइंस दे रखे हैं, तो फिर भी सेम फार्मूला L1 L2 M1 M2 N1 N2। तो बेटे ये देखो सारे फार्मूला ना हम cos थीटा में पढ़ रहे हैं। हो सकता है एग्जामिनर आपको साइन थीटा में डिमांड कर ले, तो फिर ये फार्मूला याद रखना। cos थीटा का तो याद रहेगा लेकिन साइन थीटा का याद नहीं रहेगा। मैं सिखा देता हूँ कैसे लिखना। ये देखो, L1 है, M1 है, N1 है, L2 है, M2 है, N2 है। पहले आप L1 छोड़ देना, तो इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, M1 N2, क्या बनेगा, M1 N2 माइनस M2 N1। ये देखो यही लिखा है। फिर उसका स्क्वायर कर देना। फिर दूसरी टर्म में जब दूसरा बनाओगे, M1 M2 छोड़ देना, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो। L2 पहले L2 वाला लिख लेना बेटे, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि स्क्वायर ही है, तो माइनस का ए माइनस बी का स्क्वायर सेम आंसर आएगा। तो वैसे आप लॉजिकली L2 पहले करना होता है मल्टीप्लाई, L2 N1 माइनस N2 L1। फिर थर्ड वन के लिए L1 L2 M1 M2 N1 N2 था, तो थर्ड वन छोड़ देना। अब इसको L1 M2 माइनस L2 M1, सिर्फ बीच वाला जो है उसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं हम। तो ये एक बेटे मांग सकता है ऑब्जेक्टिव, क्योंकि पेपर ऑब्जेक्टिव आना है तो सीधा आंसर ही मांग सकता है। चार ऑप्शन दी होती हो सकती है, तो उनमें से याद रखना किससे हमने किया है। और बेटे वो एरिया डिमांड करेगा। तो अभी मैंने वेक्टर में आपको याद होगा, अगर मैं ये ट्रायंगल बनाऊं, तो ये ए था, ये बी था, ये सी था, तो मैंने एरिया जो सिखाया था वो सिखाया था हाफ ए बी क्रॉस ए सी। तो और क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, ए बी ए सी और साइन ऑफ थीटा। तो उनके बीच में एंगल कितना आएगा, ए बी और ए सी के बीच में एंगल कितना आएगा, ए। तो ये फॉर्मूला भी होता है, ये देखो मैंने लिखा वो हाफ ए बी ए सी साइन ए। अगर मैं बी ए और बी सी लेता, फिर क्या होता, हाफ बी ए क्रॉस बी सी। उसकी मैग्नीट्यूड लेते, बेटे मैग्नीट्यूड होता है वर्ड बेटे। तो हाफ क्या होता फिर, बी ए बी सी। अब बी ए और बी सी के बीच में एंगल कितना बन रहा है, पी। तो फिर बेटे ये
ऑब्जेक्टिव पर्पज में डिमांड कर सकता है कि इनमें से कौन सी ऑप्शन है, तो ये डायग्राम बना के आप डिसाइड कर सकते हो कि उनके बीच में एंगल कौन सा है। सिमिलरली थर्ड वन, नेक्स्ट बेटे हमारे पास है, फिर बेटे कभी वो आपको रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड डिमांड करेगा, रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड डिमांड करेगा, तो आपको उसके कोऑर्डिनेट्स लगाते आने होने चाहिए। देखो, हम ज्यादातर ये बॉक्स बना लेते हैं, इसको हम ओरिजिन कहते हैं। इधर मान लो एक्स एक्सिस है, इधर मैंने जेड एक्सिस पोज किया है, इधर मैंने वाई एक्सिस पोज किया है। इसको मैंने नाम दिया है पी, इसको ए, इसको एन, इसको बी, इसको एल, इसको सी, इसको एम नाम दिया हुआ है, और इसको सी। अब देखो, जो ए होगा ना, वो लेंथ अगर ए है तो उसको हम लिख लेंगे ए जीरो जीरो, एक्स एक्सिस भी है तो वाई और जेड जीरो होंगे। बी जो है उसकी अगर लेंथ बी है तो जीरो बी जीरो बन जाएगा क्योंकि वो वाई एक्सिस पे है। जेड एक्सिस वाला क्या बन जाएगा, जीरो जीरो सी बन जाएगा। अब ये जो एल पॉइंट है वो वाई और जेड के बीच में है, तो इसका फिर बनेगा जीरो बी एंड सी। ये जो एम पॉइंट है वो एक्स और जेड के बीच में है, तो एक्स वाला आएगा, वाई वाला नहीं आएगा, और जेड वाला आ जाएगा। और जो एन है वो एक्स और वाई के बीच में है, तो एक्स भी आ जाएगा, वाई भी आ जाएगा, और जेड नहीं आएगा। और ये जो पी पॉइंट है वो सभी के बीच में है, तो उसके सारे आ जाएंगे। तो ये इस तरह से हम कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं बेटे। कभी भी हमें कोऑर्डिनेट्स जरूरत पड़ेगी ना, क्यूबॉइड की या क्यूब की, अगर क्यूब होता तो ये सारे ए हो जाते, ये भी ए जीरो हो जाता, ये ए हो जाता, तो बी ए और बी और सी सारे इक्वल होते हैं, तो जहां जहां भी बी और सी है वो क्यू में ए हो जाती। अब बेटे इसमें ना वो डिमांड करेगा आपके पास डायगोनल्स के बारे में। तो इसमें ना चार डायगोनल्स होती है, जो क्यूबॉइड होता है उसके अंदर चार डायगोनल्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, ये देखिए। एक होता है ओपी, एक होता है ए एल, एक होता है बी एम, एक होता है सी एम। अब मैंने ओ पॉइंट आपको बताया ओरिजिन है, पी पॉइंट आपको बताया ए बी सी है, ए पॉइंट आपको बताया ए जीरो है, और एल देखते हैं क्या बताया अभी। एल बताया जीरो बी सी है, एल बताया जीरो बी सी। इस तरह से बाकी थे। अगर मैं ओपी के डायरेक्शन रेशियोज निकालूं, तो कल आपको बताया ओपी के डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं, तो माइनस करते हैं, तो बन जाएंगे ए बी सी। अगर मैं ए एल के डायरेक्शन रेशियोज निकालूं तो बनेंगे जीरो माइनस ए, बी माइनस जीरो, सी माइनस जीरो, तो मतलब माइनस ए बी सी। अब इनके बीच में अगर एंगल निकालना है, तभी मैंने बताया क्या फॉर्मूला है, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू, तो वो बनेगा माइनस ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र अपॉन पहले का स्क्र ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र, अगले का स्क्र वो भी ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र। क्या बन गया, माइनस ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र अपॉन होल स्क्र, तो अंडर हट जाएगा। तो ये देखो, यही मैंने लिखा है जहाँ पे। तो हमारे पास चार डायगोनल्स हैं, तो चार डायगोनल्स में से एट ए टाइम दो के बीच में प्लस आता है और एक के बीच में माइनस आता है। तो जी स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला आपसे पेपर में डिमांड कर सकता है, तो आपने इसको याद रखना है, अदरवाइज डिराइव करना फिर पेपर में टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। ओके, इसी तरह से आ जाए एंगल बिटवीन एनी अदर टू डायगोनल्स ऑफ क्यूब। अगर हम क्यूब के लिए निकालेंगे ना, तो वो आता है cos इनवर्स 1/3। क्यूब के लिए जो वैल्यू आती है वो आती है cos इनवर्स 1/3। फिर बेटे इन्हीं क्वेश्चन में जैसे जैसे हम आगे चलेंगे शॉर्टर डिस्टेंस डिमांड करेगा, उसका फॉर्मूला ये है। तो अभी भी उस केस में बेटे आर वन जो होगा, जब आर जो होगा वो होगा ए वन वैक्टर प्लस लेमदा टाइम बी वन वैक्टर, और दूसरी लाइन जो होगी वो होगा ए टू वैक्टर
प्लस समथिंग, कोई डिफरेंट मल्टीप्लायर होगा, म्यू टाइम्स B2 वेक्टर। फिर हमने ये फॉर्मूला लगाना है, फिर हमने ये फॉर्मूला लगाना है। एक और बेटे शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, उसके लिए जो हम इक्वेशन यूज करेंगे ना वो बनेगी आर वेक्टर इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा बी। दूसरा जो होगा वो होगा A2 प्लस म्यू बी। उसमें ये जो बी है ना वो सेम होगा, A1 A2 डिफरेंट होंगे। तो हमें पेपर में ये भी देखना पड़ेगा कि ये शॉर्टेज डिस्टेंस के लिए कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है। अगर बी सेम होंगे तो फिर हम ये यूज करेंगे, अगर बी डिफरेंट होंगे तो फिर पिछले वाला यूज करेंगे। तो ये दो फॉर्मूलाज जो है उनको ध्यान में रखना। अब बेटे क्वेश्चंस ही आने लगे हैं। अब आज के लेक्चर के भी कंसेप्ट जो है वो कंप्लीट है। कहता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालो। अब जी देखो जी एरिया ऑफ द ट्रायंगल मांग लिया। अब हमें इसको करने के लिए पुराना तरीका बेटर है। ये हमारे पास ए होता है, तो इसको वेक्टर से करते हैं। जरूरी थोड़ी है कि हमने इसमें कोई नया कंसेप्ट सीखा है तो नए से ही करें। 2 5 - 1 और सी पॉइंट है -1 1 2। एक हम ए बी वेक्टर निकालेंगे। ए बी वेक्टर क्या आएगा, 2 - 1 i कैप, बी माइनस ए करते थे, +3 j कैप -4 k कैप। एक हम ए सी वेक्टर निकाल लेंगे, वो क्या आएगा, सी माइनस ए करते थे, -2 i कैप -j कैप -k कैप। अब फिर हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देंगे। क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे निकालते थे, ऊपर आई जे के, नीचे कंपोनेंट्स, 1 3 -4 -2 -1 इसको ओपन करेंगे, आई कैप -3 -4 -j कैप -1 -8 +k कैप -1 +6। तो ये बन जाएगा हमारे पास -7i +9j +5k। अब इसकी मैग्नीट्यूड निकाल दो। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था, हाफ, और इसकी मैग्नीट्यूड। तो अगर हमने एरिया निकालना है तो बाहर तो हाफ ही लगेगा, और साथ में इनकी मैग्नीट्यूड, तो ये बनेगा 49 81 एंड 25। तो 90 130 155। तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। कोई जरूरी नहीं है कि ये अब 3D की मैट्रिक चल रही है तो इसको 3D की मैट्रिक से करेंगे। हमने तो कंसेप्ट सीख लिया है। अब देखो बेटे ये क्वेश्चन है, कहता फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम 0 2 3 टू द लाइन। तो बेटे इसको मैं ना दो तरीके से दिखाता हूँ आपको। एक जो ट्रेडिशनल तरीका है वो भी हमें लगाना पड़ सकता है कहीं ना कहीं। ये 0 2 3 है और ये लाइन की इक्वेशन है। हमने जे वाला पॉइंट ढूंढना है बेटे। ये जो डी पॉइंट है, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो हमें डी ढूंढना है। सबसे पहले हम क्या मानते हैं, इसको इक्वल टू के मान लेंगे, और x की वैल्यू निकालो बेटे। जैसे x +3/5 है, इसको k करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5k - 3। इसी तरह से y - 1/2 इक्वल टू k करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2k + 1। z +4/3 इक्वल टू k करेंगे तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3k - 4। तो ये हमारा डी पॉइंट बन जाएगा बेटे। तो डी पॉइंट हमारा बन जाएगा 5k - 3, 2k + 1 एंड 3k - 4। फिर हम इसकी ना डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AD। तो बेटे डायरेक्शन रेशियोज निकालने के लिए हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बनेगा 5k - 3 - 0, ये बनेगा 2k + 1 - 2, ये बनेगा 3k - 4 - 3। तो ओवरऑल हमारे पास आ जाएगा 5k - 3
2k-1 एंड 3k-7। ये जो है ये डायरेक्शन रेशियोज आ गए हमारे पास किसके, एडी के। किसके डायरेक्शन रेशियोज आ गए हमारे पास, एडी के। और बीसी के हमें डायरेक्शन रेशियो जो है वो इनसे मिलते हैं 5-2-3। तो एसी की जो डायरेक्शन से है, बीसी की जो डायरेक्शन है वो है 5-2-3, और दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास कंसेप्ट क्या है कि इन दोनों के प्रोडक्ट का फॉर्मूला वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो 5k-3 × 5 प्लस 2k-1 × 2 प्लस 3k-7 × 3, इसको जीरो कर देंगे। तो ये बनेगा बेटे 25k-15 प्लस 4k-2 प्लस 9k-21 इजक्वल टू 0। 25 और 29 9 38 के, और वो भी 38 आ जाएगा, तो के की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब ये जो के की वैल्यू है, अगर हम इसको बैक डाल देंगे कहाँ पे, पॉइंट पे, जहाँ पे डाल देंगे तो हमारे पास पॉइंट बन जाएगा 5-3 2, 2 + 1 3, 3-4 -1। ये देखो ये आंसर है। वैसे बेटे बेस्ट वे यही है। अदरवाइज आपने क्या करना है कि ये जो ऑप्शंस हैं, जब भी कभी डिमांड करे ना पॉइंट, इन क्वेश्चन इन चैप्टर्स में ना वो पॉइंट के बारे में ज्यादा मांगेगा, तो आपने सीधा पॉइंट फिल करो इधर। तो ये बना -2 + 3 1/5। जहां पे 3 फिल करेंगे तो बना 3-1 2/2। तो ये मैच नहीं कर रहे, तो ये आंसर नहीं होगा। अब जैसे यही आंसर था तो इसमें फिल करो 2 + 3, 2 + 3 क्या बनेगा 5, 5/5। ये बनेगा 3-1 2/2, ये भी कर गया। -1 + 4 3/3, ये भी कर गया, तो ये मैच कर गया। हो सकता है दो मैच कर जाए। फिर आपने एक और का कंडीशन यूज करनी है कि डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम जीरो होना चाहिए। तो जैसे मान लो जे पॉइंट है और एक पॉइंट गिवन था, उसके डायरेक्शन रेशियोज निकालो, ये डायरेक्शन रेशियोज हमें पता है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, फिर जीरो आएगा। तो एक ही क्वेश्चन को करने के देयर विल बी अ नंबर ऑफ टेक्निक्स। आगे बेटे वर्ड आया है स्क्यू लाइंस। तो बेटे स्क्यू लाइंस के बारे में लिख लीजिए, नाइदर इंटरसेक्टिंग, वो ना ही इंटरसेक्ट करती हैं, नॉर पैरेलल एंड नॉन कोप्लेनर। ये तीन कंडीशन होती हैं बेटे स्क्यू लाइंस की। तो नाइदर इंटरसेक्टिंग, वो इंटरसेक्ट भी नहीं करती, पैरेलल भी नहीं होती, और कोप्लेनर भी नहीं होती है। कहता द टू लाइंस विच डू नॉट लाई इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस। तो नॉन कोप्लेनर हो गए, स्क्यू लाइंस आर नॉन कोप्लेनर लाइंस। आगे आगे कहता है एंगल बिटवीन टू डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब। तो ये अभी मैंने बताया cos इनवर्स 1/3 है, सी आंसर। अब ये क्वेश्चन गिवन है, कहता है ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी डैश आर द डायरेक्शन नंबर्स ऑफ द टू परपेंडिकुलर लाइंस। तो परपेंडिकुलर लाइंस में उनके प्रोडक्ट का सम कितना होता है, जीरो। तो a × a डैश प्लस b × b डैश प्लस c × c डैश इज इक्वल टू जीरो। ये रिजल्ट लग जाएगा। अब कहता है द टू लाइंस इंटरसेक्ट। अगर बेटे इंटरसेक्ट ही कर रही है, अगर टू लाइंस इंटरसेक्ट ही कर रही है, तो उनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, जीरो। तो डिस्टेंस विल बी जीरो। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो जीरो होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस का डिस्टेंस जीरो होता है। आगे कहता है टू लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइंस आर एट राइट एंगल। अगर राइट एंगल है तो फिर वही बात, उनके डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम क्या होगा, जीरो। So the direction cosines of two lines are at right angle are this. Direction cosines of two lines at right angle are this. Then the direction cosines of line perpendicular to both. अब कोई नई लाइन है जो इनके परपेंडिकुलर है। मान लो जो नई लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियोज है LM है। तो अगर वो पहले के परपेंडिकुलर है तो बनेगी LL1 MM1 NN1 इक्वल टू जीरो। LL2 प्लस MM2 प्लस NN2 इक्वल टू जीरो। अब बेटे हमें कैपिटल एल कैपिटल एम कैपिटल एन की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए बेटे वी यूज द कंसेप्ट ऑफ 2-3-1-2 रूल। आपने कभी पढ़ा होगा क्रॉस रेशियो रूल। जो सेकंड नंबर पे है वो क्या है, M1।
जो थर्ड नंबर पे है वो है N1, जो फर्स्ट नंबर पे है वो है L1, जो सेकंड नंबर पे है वो M1। फिर इधर सेम, सेकंड नंबर वाला, थर्ड नंबर वाला, फर्स्ट नंबर वाला एंड सेकंड नंबर वाला। अब जब हमने कैपिटल एल निकालना है, बीच में इक्वल टू डालना है, फिर कैपिटल एम, फिर कैपिटल एन, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करके इधर लिखना है। तो क्या बनेगा फिर M1 N2 माइनस M2 N1। तो ये देखो, ये आंसर आ गया। इसको करोगे तो N1 L2 माइनस N2 L1, N1 L2 माइनस N2 L1। तो सेकंड आंसर आ गया। ये थर्ड वन आ जाएगा L1 M2 माइनस L2। बेटे इन 3D ज्योमेट्री में हमें ना 2 3 1 2 काफी बार यूज करना पड़ेगा। जब भी जहाँ पे दो इक्वेशंस बने तो उनको सिंप्लीफाई करने का तरीका ही 2 3 1 2 रूल होता है। और इस 3D ज्योमेट्री में काफी बार बनेगा जी। आगे कहता है इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट एंड इक्वल इंक्लाइन। बेटे लास्ट लेक्चर में मैंने बताया इक्वल इंक्लाइन टू एक्सिस होगा तो उसके डायरेक्शन होते हैं 1 1 1। और आज ही बताया क्वेश्चन ऑफ लाइन लिखनी है तो उसके लिए फॉर्मूला था x-x1/a, y-y1/b। अभी 1 पॉइंट फॉर्म बताया बेटे, z-z1/c। तो ये x1 y1 z1 इज द पॉइंट, x-2 y-3 z+5, और नीचे डायरेक्शन रेशियोज कितने हैं 1 1 1। तो ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा हमारा। आगे कहता है टू लाइंस आर। अब ये देखिए, अब ये कह रहा है टू लाइंस आर। तो सबसे पहले तो आप पैरेलल और राइट एंगल चेक करिएगा। तो पहले के डायरेक्शन रेशियोज है 1 2 3 और दूसरे के डायरेक्शन रेशियोज है 2 2 - 2। तो ये रेशियो तो सेम नहीं आ रही, इट मीन पैरेलल नहीं होंगे। इंटरसेक्टिंग एंड स्क्यू सबसे एंड में चेक करना। राइट एंगल की कंडीशन लगाएं तो प्रोडक्ट करें 1 × 2 प्लस 2 × 2 प्लस 3 × -2। जे बन गया 2 + 4 - 6। तो ये जीरो आ रहा है, इट मीन परपेंडिकुलर होगी। ज्यादातर बेटे जो क्वेश्चन होगा ना वो राइट एंगल या पैरेलल में होगा। बहुत रेयर है कि इंटरसेक्टिंग या स्क्यू लाइन में हो, ये नहीं कि नहीं हो सकता। तो फिर जैसे आएगा फिर देखते हैं। अब ये भी क्वेश्चन ऐसे ही कहता कहता द लाइंस आर, फिर वही। अब इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, जो हमारे पास पहला डायरेक्शन रेशियोज है वो क्या है, पहले के हैं 2 3 0 और दूसरे के क्या है 0 0 1। इनका भी प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, इसको जीरो, इसका जीरो, इसका जीरो, ये भी परपेंडिकुलर होंगी। अब ये कहता है कहता लाइंस आर। अब देखो इसके जो डायरेक्शन रेशियोज है, पहले की क्या है 2 4 7 और दूसरी की क्या है 4 5 7। तो ये रेशियो तो सेम नहीं आएगी, तो ये पैरेलल तो नहीं होगा, पैरेलल नहीं है। परपेंडिकुलर भी नहीं है, इनका प्रोडक्ट करेंगे वो जीरो भी नहीं आएगा, अब ये भी नहीं है। अब इन दोनों में से चेक करना पड़ेगा। फिर आप देखो इसको, इसमें से पॉइंट ढूंढो। अभी मैंने बताया कि x-x1 होता है, तो x1 इसमें कितना हो गया 1, इसका x1 y1 कितना हो गया 2, इसका z1 कितना हो गया 3। तो ये हमारा पॉइंट बन गया कि ये लाइन जो है वो इस पॉइंट से पास करिए। इसका पॉइंट देखो, ये किस लाइन पॉइंट से पास कर रहा है 1 2 और 3। तो दोनों सेम पॉइंट से पास कर रहे हैं। अगर दो लाइन सेम पॉइंट से पास करें तो मीन बोथ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। तो बी आंसर होगा। तो बी आंसर होगा। स्क्यू क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि स्क्यू होने के लिए वो नॉन कोप्लेनर होनी चाहिए। नॉन कोप्लेनर का मतलब नॉन इंटरसेक्टिंग। नॉन कोप्लेनर को हम नॉन इंटरसेक्टिंग भी कह सकते हैं, लेकिन ये तो इंटरसेक्टिंग आ गया, इसलिए ये स्क्यू नहीं होगा। हम कहते हैं पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर रेक्टेंगल। तो बेटे यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं हम। देखो हमें पता है जो जनरली हमारी होती है ना कोऑर्डिनेटर या पैलोग्राम, उसमें चार कोऑर्डिनेट्स होते हैं A B C और D। देखो आपने ए बी निकालना है, ऑर्डर वाइज निकालना बेटे, AB, फिर BC, फिर CD, फिर AD, फिर AC, फिर BD, डिस्टेंस फॉर्मूले लगा के। अगर ABCD के इक्वल आ जाए, AD BC के इक्वल आ जाए और AC BD के इक्वल ना आए, तो फिर हम उस, ये कंडीशन होती है पैरेललोग्राम की। अगर ABCD के इक्वल आ जाए
ए डी बी सी के इक्वल आ जाए और ए सी बी डी के इक्वल आ जाए, तो ये कंडीशन होती है रेक्टेंगल की। अगर ए बी बी सी सी डी और ए डी चारों साइड्स इक्वल आ जाए और ए सी बी डी के इक्वल ना आए, फिर होती है रोम्बस। तो ये कंडीशन जो है वो रोम्बस की है। और अगर ए बी बी सी सी डी ए डी ये आपस में इक्वल आ जाए और ए सी और बी डी भी आपस में इक्वल आ जाए और डायगोनल्स भी इक्वल हो साइड्स भी इक्वल हो, तो ये कंडीशन होती है स्क्वायर की। और आपको पता है ये रोम्बस, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल ऑल आर पैरेललोग्राम्स। तो पैरेललोग्राम के लिए ना एक और कंडीशन भी होती है, वो भी आप लिख लीजिए। पैरेललोग्राम की कंडीशन होती है मिड पॉइंट ऑफ ए सी डायगोनल ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल बी डी। कई बार हमें बेटे वो इस तरह से क्वेश्चन कह देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें ये चार कोऑर्डिनेट दिए होंगे, उनमें से कहीं एक पे के लिखा होगा, उसने बोला होगा फाइंड द पॉइंट ऑफ के फिर दीज आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। फिर उस केस में ये मिड पॉइंट वाला कंसेप्ट लगाना ज्यादा बेटर है। आप एसी का मिड पॉइंट लगाओ, बीडी का मिड पॉइंट लगाओ और सोल्व कर लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये भी हम कहीं कहीं ना कहीं यूज जरूर करेंगे अपने पूरे सीरीज में, मिड पॉइंट ऑफ एसी इक्वल मिड पॉइंट ऑफ बीडी। तो ये क्वेश्चन बेटे अब आप खुद करना। तो जो भी कंडीशन आ जाए, तो मैं वैसे आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर क्या है? इसका बेटे आंसर वैसे स्क्वायर है। जो 46 है उसका आंसर जो है वो स्क्वायर है। अब ये खुद करना बेटे डिस्टेंस फॉर्मूले लगा के। ये भी कुछ ऐसा ही है, तो ये भी खुद ही करना। इसका पैरेललोग्राम आएगा बच्चे, इसका पैरेललोग्राम आएगा। हाँ जी, पैरेललोग्राम। अब कहता है लाइंस आर। आप देखो फिर, पहले हमने डायरेक्शन रेशियो, सबसे पहले आपने डायरेक्शन रेशियो ही ढूंढने हैं, 1 2 3। और दूसरे क्या है, -2 -4 -6। अब देखो इनकी रेशियो सेम आ रही है, 1/-2, 2/-4, 3/-6। हाँ जी सेम आ रही है। इट मीन दीज आर पैरेलल। तो ये फिर क्या हो गए, हमारे पैरेलल हो गए। अब कहता है वैल्यूज ऑफ के सो डेट द इक्वेशंस आर मे बी परपेंडिकुलर। तो बेटे जैसे ये देखो -3 एंड 3 के, तो परपेंडिकुलर है तो डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम हम जीरो कर देंगे। ये बना -9 के, जे 2 के, जे -10 इज इक्वल टू 0। तो -7 के इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -10/7। और बेटे एक चीज और याद रखना कि जब भी हमने ये क्वेश्चंस करने हैं ना, तो हमेशा जो न्यूमरेटर होगा ना उसमें एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट और जेड का कोफिशिएंट, जो भी न्यूमरेटर होगा उनमें एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट 1 होने चाहिए। जहाँ पे भी एक्स का देखो कोफिशिएंट 1 है, जहाँ पे भी एक्स का वाई का कोफिशिएंट देखो 1 है, जेड का कोफिशिएंट भी 1 है। अगर 1 नहीं होगा तो हमें 1 बनाना है। मान लो ये होती है ऐसे, 2x-1/-3 सपोज, तो आपने इसमें से पहले 2 बाहर निकाल देना था अपॉन -3। फिर आपने वो जो 2 है वो नीचे भेज देना था। तो ये चीज पूरी पूरी याद रखना, इस चीज को पूरा पूरा दिमाग में रखना कि जब भी हमने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, तो जो एक्स वाई जेड के क्वेश्चंस होंगे ना वो 1 बनाने नेसेसरी हैं। आगे कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें मैं 1 भी बनाऊंगा, तो ये कोई भी दिक्कत आ सकती है बेटे। बेटे ये कैटेगरी का क्वेश्चन देखो, कहता है एंगल बिटवीन द लाइंस। बेटे ये भी मास्टर कैडर के पेपर में आया हुआ है। जब हम मास्टर कैडर के प्रीवियस ईयर करेंगे ना तो उसमें आपको दिखेगा। बेटे जब भी कभी कॉमे वाला आए ना तो ऐसे लिखना है, x-1, 1 को इधर ले आए और उसके नीचे 0। कॉमे की प्लेस पे आपने इक्वल टू लिख देना है, फिर y वाला भी सेम, y-2 डिवाइडेड बाई 0। और इसका y+1 उसके नीचे 0। इसका z-0 डिवाइडेड बाई 0। अब इस देखो इसमें जेड नहीं है, तो z-c कुछ भी हो सकता था, k1। इसमें x नहीं है, मान लो वो क्या होता है, x-a/k2।
पता नहीं है ही नहीं है, तो हम अपने खुद से अज्यूम कर लेते हैं। इसके इंडक्शन रेशियोज क्या है? 0 0 K 1। इसके इंडक्शन रेशियोज क्या है? 0 0 K 1। और इसके इंडक्शन रेशियोज क्या है? K 2 0 0। अब अगर हम देखें तो इसका प्रोडक्ट जीरो, इसका प्रोडक्ट जीरो, इसका प्रोडक्ट जीरो, तो 0 × K 2 प्लस 0 × 0 प्लस K 1 × 0, सारा जीरो आ रहा है। और अगर इंडक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम जीरो आ रहा है तो वो परपेंडिकुलर है, तो आंसर विल बी 90 डिग्री। तो हमारा आंसर कितना हो गया इसका? 90 डिग्री। अब बेटे अगला क्वेश्चन है, कहता है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन इज इक्वल टू K टाइम एरिया ऑफ फेस इनटू लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑपोजिट वर्टेक्स। तो बेटे ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद करना है, जहां पे K 1/3 होता है और ये सेम एरिया इंटू हाइट। जो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन है वो होता है 1/3 एरिया ऑफ फेस। फेस को इंडायरेक्टली ट्रायंगल भी कहते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इंटू हाइट। जो उसका बॉटम फेस होता है ना वो ट्रायंगल होती है। 1/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल इंटू हाइट, तो ये उसने वही मांगा हुआ था, तो बाहर 1/3 आना है। आपको याद होगा मैंने एक पीछे वेक्टर्स में एक वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन कराया है, उसमें कराया मैंने 1/3 ABC, सॉरी 1/6 ABC। तो मैंने कराया है 1/6 ABC। अब इसको करने के लिए मैं ऐसे ही बता सकता हूँ 1/3 इंटू 1/2 ऑफ ABC। और जो बेटे ये जो है, जो वॉल्यूम होता है ना वो एरिया इंटू हाइट ही होता है। तो ये आपको ना पेपर में गलती लग सकती है कि हमने कहीं 1/6 पढ़ा है तो हम 1/6 पे टिक कर दें। तो ये जो एरिया इंटू हाइट होता है, क्योंकि एरिया में जो है ना वो हाफ ए क्रॉस भी आता है बेटे, जहाँ पे हाफ मतलब इसलिए आया कि एरिया इंटू हाइट था, ये यहाँ पे रहने देते हैं। 1/6 था ना एबीसी में, तो 1/3 अलग कर लिया, और ये एरिया में 1/2 आ रहा है। तो ये कह सकता हूँ मैं कि ये जहाँ पे नहीं आएगा, तो 1/3 अलग से कर दिया। एरिया, एरिया में हाफ इंटू दो साइड होती है ना, ए बी साइन थीटा जिसको कहते थे, और हाइट। तो 1/2 इसमें कवर करके 6 बन रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, अगर वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन अकेला आता और साइड्स दी होती, फिर हमने 1/6 यूज करना था। अगर हमें एरिया इंटू हाइट दे रखी है तो फिर बाहर 1/3 आता है। तो दोनों चीजें याद रखना, ये पेपर में गलत हो जाएगा क्वेश्चन अदरवाइज। ठीक है। अब आगे कहता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस पे है तो जेड एक्स और जेड कंपोनेंट जीरो होंगे। एक्स भी जीरो कर दोगे, जेड भी जीरो कर दोगे, और बीच में बीटा रह जाएगा, तो 0 β 0 आंसर आ जाएगा। अब कहता है लाइंस आर पैरेलल। बेटे देखो लाइंस आर पैरेलल, तो ये मैंने अभी बताया कि ये जो होती हैं ये डायरेक्शंस होती हैं। पॉइंट्स का कोई रोल नहीं होता पैरेलल में, हमें डायरेक्शंस देखनी होती हैं, और डायरेक्शंस अगर पैरेलल है तो हमने कहीं ना कहीं वेक्टर फॉर्म में पढ़ा, B1 विल बी समथिंग मल्टीपल ऑफ B2, तो सी विल बी द ऑप्शन। अब कहता है लाइन स्ट्रेट एबीसी एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो बेटे 1 पॉइंट फॉर्म ही यूज करेंगे, तो x-a y-b z-c, और एक्स एक्सिस के डायरेक्शन क्या होते हैं? 1 0 0। तो अब क्या लगेगा? x-a y-b z-c, और नीचे डायरेक्शन इश्यूज आ जाएंगे 1 0 0। तो यही आंसर होगा। हम्म। अब ए गिवन है, बी गिवन है, एंगल गिवन है। तो ये देखो बेटे, अब ये देखो ए गिवन है, बी गिवन है, एंगल गिवन है, और एंगल कितना दे रखा है? 90 डिग्री। ए दे रखा हमें 1 2 3, और बी हमें दे रखा है -2 4 लैम्डा। और ओ क्या होता है? 0 0 0, दिया भी है उसने। अब देखो इसमें वेक्टर फॉर्म भी लग सकती है, ओ ए डॉट ओ बी जीरो कर सकते हो, डायरेक्शन इश्यूज निकाल सकते हो। ओ ए के डायरेक्शन इश्यूज क्या आएंगे? 1 - 0 2 - 0 3 - 0। और ओ बी के डायरेक्शन इश्यूज क्या आएंगे? -2 - 0 4 - 0 लैम्डा -0। मतलब इंडायरेक्टली हमारे पास डायरेक्शन इश्यूज हो गए 1 2 3 एंड -2 4 लैम्डा। तो अब इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा A1 A2, A1 A2
प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 विल बी 0। तो 3 लैम्डा किसके इक्वल बन जाएगा -6 के, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ लाइंस टू द पॉइंट एंड पैरेलल टू द लाइन। तो सबसे पहले जो पैरेलल टू द लाइन है, तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, J2 - 3 है। बेटे डायरेक्शन रेशियोज निकालने से पहले ये जरूर चेक करना कि एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट 1 है कि नहीं है। कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट 1 नहीं होंगे, हमेशा ये 1 होने चाहिए। तो ये डायरेक्शन रेशियोज होंगे, दीज विल एक्ट एज द डायरेक्शन रेशियोज एंड दिस विल एक्ट एज द पॉइंट। क्या बनेगा फिर, x-1 y-2 z-3 और नीचे डायरेक्शन रेशियोज हमारे क्या चलेंगे 2 - 3 एंड 8। तो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब कहते हैं इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स, तो इसमें 2 पॉइंट फॉर्म यूज कर लेंगे, ये x1 y1 z1। तो मैंने अभी बताया x-x1/x2 - x1, y-y1/y2 - y1, z-z1/z2 - z1। बेटे जे भी हो सकता है जे आए या जे भी आ सकती है, जरूरी नहीं कि हमने ऊपर x1 y1 z1 ही लिखना है। x-x2 y-y2 z-z2 भी लिख सकते हैं, और नीचे सेम रहेगा। बेशक आप x1 - x2 लिख दो, फिर y1 - y2 लिख दो, z1 - z2 लिख दो। तो दो लाइन हो सकती है बेटे। हो सकता है हम इसको x1 y1 z1 मान रहे हैं, और ऑप्शन में वो 7 - 2 5 के हिसाब से क्वेश्चन दे दे। तो अब तो दिख ही रहा है यही आंसर होगा, x+2 y-4 z-2। और 7 प्लस 2 कितना आएगा, देखो बेटे इसके जब हम करेंगे तो ये बनेगा x+2 y-4 z-2, और नीचे 7+2, ये बनेगा -2 - 4, ये बनेगा 5 - 2। तो ये बना x+2/9, ये बन गया y-4/-6, ये बन गया z-2/3। तो 3 कॉमन हो जाएगा। अगर 3 कॉमन हो रहा है तो सभी को काट दो, 3 ये -2 ये 1, इसलिए उसने ये सी ऑप्शन दे रखी है। अब कहता है लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट। अब लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर है तो फिर हमें ये करना पड़ेगा, ये हमें लाइन दे रखी है, हम इसको के मान के इसका पॉइंट लिख लेंगे, तो वो बनेगा 2k+1 9k एंड 5k। ये हमारा पॉइंट आ गया। सपोज ये पॉइंट हमारा डी है, जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ए से आ रहा है बेटे 5 4 एंड -1। अब हमने क्या करना है, एडी के डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं। जब एडी के डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे तो वो बनेगा 2k+1 - 5 9k - 4 एंड 5k+1। तो वो बन जाएगा बेटे 2k - 4 9k - 4 5k+1। और जो हमारी इसको अगर मैं बीसी कह दूं, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज जो है वो क्या है 2 9 5। अब अगर परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या चलती है, डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम 0। तो 2k - 4 × 2 +9k - 4 × 9 +5k+1 × 5 = 0। इसको ओपन करेंगे तो बनेगा 4k - 8 81k - 36 25k+5 = 0। तो ये सोल्व करके हमारे पास कितना आ जाएगा 85 एंड 25 110। और उधर बन जाएगा -8 -36 -44 39। तो के हमारा बन रहा है 39/110। लेट मी चेक अगेन 73। हाँ जी बेटे यही बनेगा कुछ। तो अब ये के पॉइंट जो है वो हम पहले हम किस में डालेंगे, डी में डालेंगे बेटे। ये देखो काफी बड़ा क्वेश्चन बन गया जी हमारा। तो ये हमारा डी जो पॉइंट है वो है 2k+1 9k एंड 5k। 2k+1 9k एंड 5k। तो 2k+1 का अगर पॉइंट जो डी है वो बनेगा हमारा 2k+1 9k एंड 5k।
तो 78 प्लस ये 188/110। बेटे मैंने अभी ना कटिंग नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि 110 मेरे को दिख रहा है। तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 × 9, 8 7 27 एंड 8 3 5 1, ये 351/110। इसको करेंगे तो ये 195/110। तो ये हमारा डी पॉइंट आया। ए, ये डी आ गया बेटे। ए अब हमारे पास क्या था, 54 - 1। तो अब ए डी निकालना पड़ेगा बेटे। तो ए डी जो है वो डिस्टेंस फॉर्मूले से ही निकलेगा बेटे। अब इसका कोई और शॉर्टकट नहीं हो सकता बच्चे, करना ही पड़ेगा। तो ये सॉल्व करके बेटे मैं अब सीधा बता देता हूँ, 21909/110 आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, आप कैलकुलेशन करके देखिएगा। अदरवाइज मैं दोबारा से बेटे इसको देख लूंगा, अगर कोई कोई इजी हो सकता होगा तो। इजी नहीं वैसे होगा, कैलकुलेशन तो कम भी नहीं होगी इसकी। तो ये बन रहा है बेटे, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू द बुक सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो बेटे 75th क्वेश्चन है, कहता है ए बी सी एंड डी आर द 4 पॉइंट्स इन द स्पेस सो डैट दीज आर इक्वल। बेटे ये जो इक्वल है इससे या तो रम्बस होगी, लेकिन डायगोनल्स की कोई बात नहीं कर रहा। तो रेक्टेंगल तो नहीं होगी, वैसे रम्बस हो सकती है, क्वाड्रिलेटरल भी नहीं होगी। नथिंग कैन बी सेट ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हमें डायगोनल्स के बारे में नहीं पता। अगर डायगोनल्स बता देता तो फिर हम डिसाइड कर देते कि रम्बस है या स्क्वायर है। तब उसने ये नहीं दिया तो ज़्यादा ऑप्शन क्या रहेगी फिर, दिस वन। तो बेटे आज के लिए इतना ही। थैंक यू।